नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बुलेटिन में आज बात होगी कृषि कानून पर सरकार के साथ कृषक संगठनों की नाकाम बातचीत की, आईएमएफ के आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी के सवाल की, जानेंगे कि तेजस्वी ने कहां से किया नामांकन। साथ ही बात होगी त्रिपुरा बीजेपी में फैले असंतोष की और बुलेटिन के आखिर में बात देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत 5,718 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी स्टार प्रोजेक्ट को सहमति। 6 राज्यों में लागू किया जाएगा प्रोजेक्ट। एनएमडीसी से अलग होगा नगर नार इस्पात संयंत्र। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने लिया फैसला। नगर नार इस्पात संयंत्र में किया जाएगा विनिवेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। बीजेपी ने जारी की तीसरी और आखिरी सूची। बिहार विधानसभा चुनाव के 35 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। 122 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है चुनाव। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार में लगातार 10वें दिन दिखी तेजी। निफ्टी 11,971 के स्तर पर तो सेंसेक्स 40,794 के स्तर पर हुआ बंद। आईपीएल के 31वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब में होगी टक्कर। जीत के इरादे के साथ मैदान में उतरेंगी दोनों टीमें। सुर्खियों के बाद अब रुख आज की सबसे बड़ी खबर का। कृषि बिलों को लेकर देश भर में विरोध अब भी जारी है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। वो मीटिंग कहने की बात कह रही है। ऐसे मनाने का भी क्या फायदा जिसमें केवल सरकार का ही भला छिपा हो। इसीलिए अन्नदाताओं ने एक बार फिर हल्ला बोल कर दिया है और सरकार को चेतावनी दे डाली है। इसी खबर पर चर्चा के लिए मौजूद है राजीव जी, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। कृषि बिल को लेकर मचे हंगामे के बाद सरकार ने जब किसानों को बातचीत का बुलावा भेजा तो लगा कि केंद्र को उसकी गलती का एहसास हो गया है। उसे समझ आ गया है कि बिल पर बवाल क्यों मचा है, लेकिन बातचीत भी छलावा ही लग रही है। पंजाब से कुल 7 किसान संगठन दिल्ली में कृषि मंत्रालय पहुंचे, जहां अधिकारियों से कानून पर मंथन हुआ, लेकिन केंद्र और किसान यूनियन के बीच बातचीत बेनतीजा रही। मंत्रालय में बात करने के बाद किसान संगठन के प्रतिनिधि बाहर आए। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के लोगों ने उन्हें सिर्फ बिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि विवादित विषयों को कानून से हटाया जाएगा या नहीं। कृषि मंत्रालय की ओर से संजय अग्रवाल ने इस बैठक में हिस्सा लिया और संगठनों की बात भी सुनी। पंजाब की ओर से जो लोग किसान यूनियन की ओर से शामिल हुए, उनमें बलबीर सिंह राजेवाल, जगरूप सिंह, कुलवंत सिंह, दर्शनपाल, जगजीत सिंह, सतनाम सिंह, सुरजीत सिंह शामिल रहे। इस बैठक से साफ हो गया है कि सरकार किसानों पर सिर्फ अपने फैसले थोपने चाह रही है। इसीलिए तो बातचीत के लिए 29 में से महज 7 संगठन ही पहुंचे, जबकि कई दलों ने तो कल ही शामिल होने से इनकार कर दिया था। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। किसान नेताओं ने कहा था कि वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मसले बातचीत के साथ ही हल होते हैं, परंतु मोदी सरकार की नीति ठीक नहीं है। वह जत्थेबंदियों में फूट डालना चाहती है। यदि प्रधानमंत्री देश और पंजाब, हरियाणा और जत्थेबंदियों को बुलाकर कानून रद्द कर दे तो हम स्वागत करेंगे। अब किसानों के रुख से साफ है कि वो मोदी सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि कृषि बिल पर सरकार क्या फैसला लेती है। राजीव जी, कृषक संगठनों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। आखिर क्या कारण है कि सरकार अन्नदाताओं की बात सुनने से ज्यादा अपनी मनमानी पर उतारू है? देखिए आदित्य, मोदी सरकार में कई फैसले मनमाने तरीके से लिए गए हैं और नए कृषि कानून भी उन्हीं में से एक है। नोटबंदी, जीएसटी जैसे फैसलों का नुकसान देश को देखने को मिला, लेकिन सरकार ने अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा। इस बार भी सरकार उसी अंदाज में काम कर रही है। इसीलिए पहले तो राज्यों और अन्नदाताओं को भरोसे में लिए बिना बिल पेश किया, फिर उसे कानून बना दिया गया और जब इस पर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में विरोध तेज हुआ तो अब जाकर सरकार ने बातचीत की पहल की। कृषक संगठनों में से कुछ ने इसे चर्चा का हिस्सा बनना इसीलिए तय किया कि कहीं बाद में सरकार ये न कहे कि आंदोलनकर्ता चर्चा से समाधान नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकार ने जितनी देर से नाराज अन्नदाताओं यानी किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है और जिस तरह से बैठक की, उससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। आज जब कृषक संगठन चर्चा के लिए पहुंचे तो बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद नहीं थे। इससे नाराज किसानों ने मंत्रालय में ही हंगामा करना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने
ने बिल की कॉपी को फाड़ भी डाली। दरअसल सरकार ने किसानों की चिंताओं को समझे बिना ही कानून उन पर थोप दिया है और अब भी वो उनकी समस्याओं को सुनने के लिए गंभीर नहीं दिख रही है। इसीलिए मंत्रालय से बाहर निकले किसानों ने कहा है कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आज की बैठक तो आदित्य बेनतीजा रही है। देखना होगा कि आगे कृषि कानूनों पर हो रहे विरोध के लिए सरकार का रवैया क्या रहता है। राजू जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुख करते हैं अपनी अगली खबर का। राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। जी हां, एक बार फिर राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर सरकार को चेताया है कि पड़ोसी देश भारत से आगे निकल रहे हैं। सरकार अगर अब भी नहीं चेती तो हालात बदतर हो सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत देखते हुए सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष इस मामले पर सरकार को कई बार आड़े हाथों ले चुका है। जाहिर है कि जब सरकार को अर्थव्यवस्था की ही चिंता नहीं है तो देश का क्या हाल होगा। लोगों के हाथों में न रोजगार है न पैसे हैं। सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बने, तो सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा कि कैसे। सरकार की नीतियां एक के बाद एक फेल होती जा रही हैं। देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की मंद रफ्तार को देखते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को जगाने की कोशिश की है। राहुल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 6 साल के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ठोस उपलब्धि है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश इस मामले में अब हमसे भी आगे निकलने को तैयार है। इसके साथ ही राहुल ने एक ग्राफिक्स प्लेट भी साझा की है। गौरतलब है कि इस कैलेंडर वर्ष में बांग्लादेश प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के मामले में भारत को पछाड़ने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक साल 2020 में बांग्लादेश को प्रति व्यक्ति जीडीपी 4% बढ़कर $1,888 होने की संभावना है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.5% घटकर $1,877 रहने की संभावना है, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे कम है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश की जीडीपी का यह आंकड़ा मौजूदा कीमतों पर आधारित है। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे गरीब देश बनने की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव जैसे देश हिंदुस्तान से आगे होंगे। ऐसे में सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है। एक तरफ राहुल गांधी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बिहार में तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ ही कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला हस्ताक्षर 10 लाख नौजवानों को स्थायी रोजगार देने के लिए होगा। बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, राज्य में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के लिए घर से निकलने से पहले तेजस्वी ने मां राबड़ी देवी और बड़े भाई तेजप्रताप यादव से आशीर्वाद दिया। तेजस्वी यादव 2015 के चुनाव राघोपुर से जीतकर महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने मंगलवार को समस्तीपुर की हसनपुर सीट से पर्चा भरा था। उनके साथ मुख्यमंत्री पद के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। वहीं इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला हस्ताक्षर 10 लाख नौजवानों को स्थायी रोजगार देने के लिए होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू जी की कमी सबको खल रही है। बिहार के लोग याद कर रहे हैं, लालू जी रहते तो महंगाई नहीं होती। लालू जी के समय में कारखाने लगे, स्थायी नौकरियां मिली। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के प्रति नौजवानों में आक्रोश है। आरजेडी की कमान इस बार तेजस्वी यादव के हाथों में है तो तेजस्वी की जिम्मेदारी भी इस बार बढ़ जाती है। ऐसे में देखना होगा कि बिना लालू यादव के तेजस्वी क्या कुछ कमाल कर पाते हैं। तेजस्वी यादव युवाओं पर फोकस जमाने के लिए उनके रोजगार की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी इस चुनाव में युवाओं पर दांव लगा रही है। पार्टी ने युवा पीढ़ी को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। वो शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर शरद यादव के बच्चों पर दांव लगाने जा रही है। यानी पार्टी तजुर्बे के साथ साथ युवा ताकत को भी तरजीह दे रही है। वक्त के साथ साथ बिहार का चुनावी मिजाज भी बदल गया है। जनता अब युवाओं को तरजीह देने लगी है। इसीलिए राजनीतिक दल भी युवाओं को अपनी पसंद बनाने लगे हैं। आरजेडी की तरफ से जहां तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं कांग्रेस ने भी युवाओं को मैदान में उतारने का मन बनाया है। कांग्रेस 2 बड़े नेताओं की अगली पीढ़ी को मैदान में उतारने जा रही है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा और शरद यादव की बेटी सुभाषिनी के कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना है। लव सिन्हा पटना के बांकीपुर या पटना साहिब सीट के कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं सुभाषिनी के मेधापुर के बिहारीगंज सीट से चुनाव लड़ना तय है। सूत्रों के मुताबिक अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए पिछले दिनों शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस आलाकमान से सीधे बातचीत की, जिसके बाद लव सिन्हा का नाम टिकट चयनित समिति में विशेष बैठक में जोड़ा गया। शरद यादव की 30 वर्षीय बेटी सुभाषिनी पर भी पार्टी दांव लगा सकती है। इन दोनों नेताओं को अपने पिता की पहचान का फायदा मिल सकता है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से
और शरद यादव मधेपुर सीट से लोकसभा जा चुके हैं। जिस तरह से 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में लालू की पहचान का फायदा उनके दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप को मिला था, दोनों नेता न सिर्फ चुनाव जीते थे बल्कि मंत्री भी बने थे। अब कांग्रेस भी युवा ताकत के सहारे किस्मत आजमाने लगी है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के पास कोई नया चेहरा नहीं है। ऐसे में पार्टी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि युवा किसी सत्ता तक पहुंचाने वाले हैं। एक तरफ बिहार में महागठबंधन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने में लगा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी नेतृत्व को लेकर सवाल तेज हो गया है। ऐसे में अगर बीजेपी वहां अपना लीडर नहीं खड़ा कर पाती है तो आने वाले समय में बीजेपी का दिल्ली में जो हाल हुआ था वही पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब बीजेपी हिंदुत्व को हथियार बनाती है। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी यहां भी ममता सरकार को मात देने के लिए हिंदुत्व कार्ड खेलने जा रही है। विपक्षी पार्टी दुर्गा पूजा के बहाने जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी 22 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के 100 से ज्यादा पंडालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़ेंगे और दुर्गा पूजा उत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी दुर्गा पूजा मनाएंगे। वो खुद कोलकाता जा रहे हैं। अमित शाह कोलकाता में दुर्गा पूजा के पंडालों में शामिल होकर लोगों के साथ जश्न मनाएंगे। दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ ही 2021 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपना चुनावी बिगुल फूंकेगी। नवंबर के पहले हफ्ते से ही बीजेपी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सरकार और उनकी पार्टी टीएमसी के खिलाफ अभियान चलाएगी। बीजेपी के इस अभियान से ममता परेशान होंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गैर हिंदी पट्टी राज्यों में बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां पिछले कुछ सालों में बीजेपी सबसे ज्यादा मेहनत करती नजर आई है। बीजेपी ममता सरकार को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। सूबे में आज तक बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई है, इसीलिए अब की बार पार्टी ममता के गढ़ में कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर राज्य इकाई तक लगातार कई मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं। यहां तक कि राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दोनों पार्टियों के बीच सियासी घमासान इस मुकाम पर पहुंच गया है कि बंगाल की राजनीति से बाकी दल उलट नजर आते हैं। लेकिन इस मेहनत के बाद भी बीजेपी को हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो पीएम मोदी को मैदान में उतार रही है, क्योंकि पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के कई नेता आगे तो आ रहे हैं, तो उन्हें सूबे में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। बीजेपी का चेहरा विहीन होना ही पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, जिसका हर्जाना उसे दिल्ली से लेकर कई राज्यों में उठाना पड़ा है। अब देखना होगा कि क्या बंगाल में भी बीजेपी को मिलेगी मात। बीजेपी पश्चिम बंगाल में वर्चस्व बनाने में लगी है, तो वहीं त्रिपुरा में बीजेपी में आपसी बगावत देखने को मिल रही है। बीजेपी के विधायक ही सीएम के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं, जिससे त्रिपुरा के सीएम विप्लव कुमार देव की टेंशन बढ़ गई है। एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी दूसरे राजनीतिक दलों में सेंधमारी का काम बखूबी करती है और उसने कई बार ये साबित करते हुए कई राज्यों की सरकारें भी गिरा दी। लेकिन अब बीजेपी अपनों की बगावत का सामना कर रही है। जी हाँ, त्रिपुरा में आजकल बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी में जारी गतिरोध के बीच 4 असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की है। दरअसल त्रिपुरा में बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा राज्य के 2 मंत्रियों समेत 25 भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। इन सब ने विप्लव कुमार देव पर पार्टी और सरकार में प्रशासन में निरंकुशता और प्रतिरोधात्मक रवैया रखने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। विधायकों की नड्डा के साथ 1 घंटे तक बैठक चली और उन्हें राज्य में बीजेपी की मौजूदा स्थिति और सरकार के कामकाज के संबंध में जानकारी दी गई। बीजेपी विधायक सुशांत चौधरी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। फिलहाल त्रिपुरा में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उनसे यही लगता है कि सीएम विप्लव कुमार देव की कुर्सी जाना तय है। फिलहाल विधायकों ने अपनी शिकायत बीजेपी अध्यक्ष से कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि विधायकों को कैसे संतुष्ट कर पाते हैं जेपी नड्डा। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की। पिछले कई महीनों से अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पा रही है। सरकार दावा करती है कि हम स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इस साल तो संभलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। पहले वर्ल्ड बैंक, फिर आरबीआई और अब आईएमएफ ने ऐसा अनुमान जताया है जिससे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़नी तय हैं। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब महंगाई काबू में होगी और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। लेकिन लगता है कि मोदी के राज में तो विकास नामुमकिन ही है, क्योंकि महंगाई बेकाबू है और अर्थव्यवस्था धड़ाम है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब सुधरेंगे हालात, कैसे होगा देश का बेड़ा पार। इन सवालों के जवाब सरकार से देते नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि हालात ठीक नहीं होंगे। आईएमएफ ने नया अनुमान जताया है कि महामारी से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष के दौरान 10.3% की बड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि इसके साथ ही आईएमएफ ने कहा कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.8% की जोरदार बढ़त दर्ज की जाएगी।
IMF की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में 4.4% की गिरावट आ सकती है। वहीं 2021 में 5.2% की जोरदार वृद्धि के साथ आगे बढ़ने का अनुमान है। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 के दौरान दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में केवल चीन ही एकमात्र देश होगा जिसमें 1.9% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। रेटिंग एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि महामारी का कितना गहरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जिसकी वजह से जनता को नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन खासा प्रभाव भारत की जनता पर ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ काम धंधे ठप पड़ने के साथ साथ महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द स्थिति में सुधार होगा, लेकिन ये उम्मीद टूटने वाली है। IMF ने गिरावट का अनुमान जता दिया है, लेकिन इससे पहले विश्व बैंक भी खतरे की घंटी बजा चुका है। बैंक ने कहा था कि भारत की GDP इस वित्त वर्ष में 9.6% घटेगी। इसके अलावा मूडीज समेत अन्य कई बड़ी रेटिंग एजेंसियां पहले से ही GDP में गिरावट की आशंका जाहिर कर रही हैं। इन आंकड़ों के बाद जनता को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहे DB लाइव। नमस्कार।